हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। यदि आपको यह हमारा चैनल पसंद आता हो तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करना न भूलें। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज जो हम पढ़ेंगे इंडियन पॉलिटी का एक टॉपिक है उपराष्ट्रपति। एग्जाम के लिए काफ़ी ये टॉपिक महत्वपूर्ण है। जैसे कि यदि आप बिहार पीसीएस या बिहार दरोगा या यूपी पीसीएस, यूपी दरोगा या यूपीएससी के एग्जाम दे रहे हैं, प्रीलिम्स का एग्जाम दे रहे हैं, तो प्रीलिम्स के सभी एग्जामों के लिए यह टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इस टॉपिक को, इसके सिलेबस को मैंने पीसीएस और यूपीएससी को मद्देनजर रखते हुए ड्रॉ किया है। और विशेषकर वो उन विद्यार्थियों के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण होगा जो कि यूपी एसआई या बिहार एसआई या किसी भी स्टेट एसआई का एग्जाम दे रहे होंगे, उनके लिए भी ये टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। अब आइए कि हम पढ़ते हैं राष्ट्रपति। अब राष्ट्रपति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेदों को पहले हम ध्यान देंगे और उसके बाद से इसे आगे विस्तार करते हुए इसे पढ़ेंगे। जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। ये उपराष्ट्रपति जो है, इसका उल्लेख संविधान के किस भाग में है? तो भाग कहें तो भाग 5 में, कोई दिक्कत नहीं। संविधान के भाग 5 में जो है उपराष्ट्रपति का उल्लेख है। अब देखें कि ये प्रश्न ये होता है कि ये उपराष्ट्रपति का जो पोस्ट है, ये उपराष्ट्रपति हमने किस देश के संविधान से इस उपराष्ट्रपति के पोस्ट को लिया है? तो किस देश के संविधान से? अमेरिका से। किससे? अमेरिका के संविधान से हमने उपराष्ट्रपति का पोस्ट अपने संविधान में समाहित किया। क्लियर हो गया। अब इसे दूसरा प्रश्न पूछता है कि उपराष्ट्रपति का जो है उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो देखें, याद करेंगे, अनुच्छेद 63। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद पहले देखें, फिर इसे विस्तार से पढ़ेंगे। अनुच्छेद 63, अनुच्छेद 64, अनुच्छेद 65, अनुच्छेद 66, अनुच्छेद 66(1), 66(3). ये जो राष्ट्रपति से कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, उन्हीं अनुच्छेदों पर अभी हम प्रकाश डालते हैं। क्लियर हुआ। उसके बाद से इधर देखें, अनुच्छेद 67, अनुच्छेद 67। उसके बाद से देखें अनुच्छेद 67 ख, अनुच्छेद 68 और अनुच्छेद 69। कौन कौन से अनुच्छेद उपराष्ट्रपति में आपको पढ़ने हैं? अनुच्छेद 63, 64, 65, 66, 66(1), 66(3). इसके बाद से 67, 67 ख, 68, 69। ये कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। एक और अनुच्छेद है 97, इसको भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अब देखें कि यह प्रश्न ये है कि अनुच्छेद जो है 63 में क्या है? उपराष्ट्रपति होगा, उपराष्ट्रपति होगा। 63 कहता है। 64 क्या कहता है? अनुच्छेद 64 में किसका वर्णन है? तो यह कहता है होगा वह राज्यसभा का, किसका? राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, पदेन सभापति होगा, सभापति होगा। यानी कि राष्ट्रपति जो व्यक्ति बन गया, तो राष्ट्रपति बनते ही यह भी क्लियर हो, उपराष्ट्रपति बनते ही यह क्लियर हो जाता है कि यह राज्यसभा का सभापति भी हो गया। बात समझे? यानी कि एक पोस्ट लेते ही यह क्लियर हो जाता है कि दूसरे पोस्ट पर भी यही व्यक्ति होगा। इसी को कहते हैं पदेन सभापति होना। यानी कि यह पद पदेन है, यानी कि इस पोस्ट पर आते ही व्यक्ति दूसरे पोस्ट को प्राप्त। अनुच्छेद 65 कहता है कि जब, आपने देखा होगा कि कुछ परिस्थितियों में जब राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति महोदय नहीं होते हैं, तो उपराष्ट्रपति महोदय उनके कृत्यों का, कार्यों का निर्वहन करते हैं। तो कहता है 65 की जिस समय उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कार्यों का, राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करेंगे, उस समय जो है राज्यसभा के सभापति नहीं होंगे। ये 65 क्या कह दिया कि उपराष्ट्रपति
उपराष्ट्रपति जिस समय राष्ट्रपति महोदय के कृत्यों का निर्वहन करेंगे उस समय राज्यसभा के सभापति नहीं होंगे। क्लियर हुआ? तो 65 क्या कह दिया कि जिस समय ये राष्ट्रपति के रूप में उपराष्ट्रपति महोदय कार्य करेंगे उस समय राज्यसभा के ये सभापति नहीं होंगे। तो देखा 63 कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति हो, 64 कहता है कि उपराष्ट्रपति होते ही वो जो भारत का उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का पदेन सदस्य होता है। ये 64 कहता है। 65 कहता है कि उपराष्ट्रपति जब राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करेंगे उस समय राज्यसभा के सभापति नहीं होंगे। और 66 काफी महत्वपूर्ण है, यह निर्वाचन की बात करता है। किसके निर्वाचन की? तो यह जो है ये निर्वाचन की बात किसकी कहेगा? तो उपराष्ट्रपति के। अब देखें कि 66 एक क्या कहता है कि निर्वाचन के तरीके क्या होंगे, पद्धति क्या होगी, निर्वाचन की जो पद्धति होगी उसे क्या कहेंगे? तो निर्वाचन की पद्धति को कहते हैं एकल संक्रमणीय गुप्त मत पद्धति। इसके विषय में भी विस्तार से अभी समझेंगे। और 63 क्या कहता है? 66 3 क्या कहता है? तो निर्वाचन के लिए योग्यता क्या होगी? 63 जो है ये क्या कहता है कि इसके लिए योग्यता क्या होगी? 66 3 क्या कहता है कि इसके लिए योग्यता क्या होगी? कहो कौन गड़िया के है 4 चकवा क्या बोलू कहां बड़े? तो आवेले तो दे दिले चाबी उनकर लगे हो बीटू कहिए ना कि बीटू बाबा के लगे चाबी बा। क्या कहियो? बीटू बाबा के लगे चाबी बा। तो देखिए अब यहां देखा 63 में कहता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, 64 कहता है राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, 65 कहता है उपराष्ट्रपति जब राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करेंगे उस समय वो राज्यसभा के पदेन सभापति नहीं कहलाएंगे। अब उसके बाद से 66 कहता है कि सभापति, अब देखिए 66 निर्वाचन की बात कहता है। 66 एक क्या कहता है कि निर्वाचन की पद्धति क्या होगी, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति क्या होगी। 66 3 कहता है कि उपराष्ट्रपति की योग्यता क्या होगी। अब देखें कि 67 क्या कहता है, 67 जो है यह क्या कहता है, यानी 67 आर्टिकल कहता है कि इसका कार्यकाल क्या होगा। 67 जो है क्या कहता है कि इसके हटाने की प्रक्रिया क्या होगी, हटाने की प्रक्रिया की बात करता है। 68 क्या कहता है, 68 कहता है कि जब भी यह पद रिक्त हो जाए तो इसे तत्काल भर लिया जाए। क्या कहता है? तत्काल भर लिया जाए। 69 कहता है शपथ की बात कहता है। और 97 कहता है कि जब भी जो है उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की कृतियों का निर्वहन कर रहे होंगे उस समय उन्हें राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन कर रहे होंगे उस समय वह राज्यसभा के वेतन भत्ते के हकदार नहीं होंगे। तो हमने समझ लिया कि कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेदों को हमने समझ लिया, कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेदों को उपराष्ट्रपति से संबंधित। 63 क्या है, उपराष्ट्रपति कहता है कि भारत का उपराष्ट्रपति होगा। 64 कहता है राज्यसभा का पदेन सभापति होंगे उपराष्ट्रपति महोदय। 65 कहता है कि उपराष्ट्रपति जिस समय राष्ट्रपति महोदय के कृत्यों का निर्वहन करेंगे उस समय वो राज्यसभा के पदेन सभापति नहीं कहलाएंगे। उसके बाद से 66 कहता है कि
उपराष्ट्रपति का निर्वाचन जो होगा वो कैसे होगा और कौन करेगा। और 66(1) कहता है कि निर्वाचन की पद्धति क्या होगी। 66(3) कहता है कि उपराष्ट्रपति की योग्यता क्या होगी। 67 कहता है कि उपराष्ट्रपति का कार्यकाल क्या होगा। 67 ख कहता है कि उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया क्या होगी। 68 कहता है कि उपराष्ट्रपति का पद जब रिक्त हो तो तत्काल उसे भर लिया जाए। और 69 कहता है कि उपराष्ट्रपति का शपथ कैसे होगा। और 97 कहता है, क्या कहता है कि जिस समय उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करेंगे उस समय वह राज्यसभा के वेतन भत्ते आदि चीजों के हकदार नहीं होंगे। तो हम लोगों ने कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद और उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें देखी। अब इसके विषय में हम आगे विस्तार से पढ़ेंगे। क्लियर हुआ? अब आइए आगे हम इसे विस्तार से समझते हैं। क्या क्रम होगा यह थोड़ा सा देखें। इसी क्रम से हमने राष्ट्रपति को भी पढ़ा था, उपराष्ट्रपति को भी उसी क्रम में पढ़ेंगे। ऐसे ही हम प्रधानमंत्री और जो है मुख्यमंत्री, राज्यपालों को इसी क्रम में पढ़ेंगे। ये क्रम याद रखेंगे तो आपको राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री आदि के से संबंधित चीजों को याद करने में आसानी हो जाएगी। बिल्कुल, आइए देखते हैं। तो क्रम होगा उपराष्ट्रपति को हमारे पढ़ने का। पहले योग्यता कि उपराष्ट्रपति की योग्यता का क्या हो। उसके बाद से चुनाव, चुनाव कैसे हो, चुनाव की प्रक्रिया क्या हो। ठीक है, तो योग्यता पढ़ेंगे, चुनाव पढ़ेंगे। इसके बाद से हम पढ़ेंगे जब चुनाव करा लिया तो शपथ कि उपराष्ट्रपति के शपथ की क्या प्रक्रिया होती है, उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाता कौन है। इसके बाद से शपथ के बाद पढ़ेंगे कि इसका कार्यकाल क्या होता है, कार्यकाल कितने दिनों का होता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि हटाने की प्रक्रिया, हटाने की क्या प्रक्रिया है, प्रक्रिया क्या है। इसके बाद से हम पढ़ेंगे कि उपराष्ट्रपति का वेतन कितना होता है, इसका वेतन क्या है। तो योग्यता, चुनाव पढ़ेंगे। चुनाव में हम पढ़ेंगे कि चुनाव में कौन कौन से लोग भाग लेते हैं, चुनाव की प्रक्रिया क्या होती है। ठीक है, और चुनाव में विवाद होने पर इसका निपटारा कौन करता है, विवाद की स्थिति में जो है कहां पे इसको चैलेंज किया जाता है, शपथ कौन दिलाता है, शपथ जो है कार्यकाल इसका कितने दिन का होता है। उसके बाद से हटाने की प्रक्रिया क्या होती है, वेतन क्या होती है। और शक्तियां आज की क्लास में हम नहीं पढ़ेंगे। जो प्रीलिम्स की दृष्टि से जो है काफी महत्वपूर्ण यही चीजें आपसे पूछी जाती है, पहले हम इसी पर प्रकाश डालेंगे। तो आइए अब हम राष्ट्रपति की योग्यता के विषय में समझे। किसके विषय में समझे? योग्यता के विषय में। योग्यता इसकी क्या होती है, योग्यता। अब देखें कि राष्ट्रपति के योग्यता से संबंधित अनुच्छेद ये भी महत्वपूर्ण है। तो हम इसके पहले ही आपको पढ़ा चुके हैं कि राष्ट्रपति के योग्यता से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है। तो आपको याद होगा कि अनुच्छेद 63 की बात मैंने, आप जानते हैं कि उपराष्ट्रपति महोदय जो है संवैधानिक वरीयता क्रम में कितने स्थान पर आते हैं, तो दूसरे स्थान पर राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति महोदय आते हैं। अब योग्यता इनका याद रखें कि 66(3) अनुच्छेद 66(3) यानी 66(3) में योग्यता का वर्णन है। योग्यता में क्या कहता है कि भारत का नागरिक हो। दूसरी योग्यता है इसकी कि इसकी आयु जो है 35 वर्ष हो। याद है राष्ट्रपति में भी हमने आयु क्या पढ़ी थी कि आयु जो है इसकी कितनी हो, 35 वर्ष हो। तीसरी योग्यता है कि ये जो है क्या हो, तो लोकसभा, राज्यसभा के सदस्य बनने की योग्यता रखते हो। अब देखें कि राष्ट्रपति में हमने देखा था कि लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता रखते हो, लेकिन राष्ट्रपति में राज्यसभा के सदस्य बनने की ये योग्यता रखते हो। ठीक है, 4 नंबर में कहता है कि लाभ के पद पर न हो, लाभ के पद पर न हो।
पिछली क्लासों में जब हम राष्ट्रपति पढ़ा रहे थे, वहां मैंने बताया था कि यह संविधान में यह उल्लेखित नहीं है कि लाभ का पद कौन है और पद कौन कौन से हैं, यह उल्लेखित नहीं है। लेकिन यह उल्लेखित है कि जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, मंत्रियों, मुख्यमंत्री आदि का जो पद है, यह लाभ के पद के अंतर्गत नहीं आता है। लेकिन यह उल्लेख नहीं है कि कौन कौन से पद लाभ के पद के अंतर्गत नहीं है। तो ये आप याद रखेंगे कि लाभ के पद नहीं हो, लाभ के पद के अंतर्गत कौन कौन से पद नहीं आते हैं, ये याद रखेंगे। पांचवा कहता है, 5 नंबर, जैसे अन्य चीजों लोकसभा और राज्यसभा के जब सदस्यों की जो हम योग्यता पढ़ रहे थे, उसमें था कि पागल और दिवालिया नहीं हो। लेकिन राष्ट्रपति के संबंध में यह कहीं भी उल्लेख नहीं है संविधान में कि वो पागल और दिवालिया ना हो, ऐसी शर्तें नहीं है। क्लियर है? तो ये जो है राष्ट्रपति की योग्यता देखा आपने। अब देखें कि यदि ये योग्यता होती है तो आप उपराष्ट्रपति के लिए एबल हो जाएंगे। साथ ही साथ 20 क्या होता है, 5 नंबर में 20 जो हैं सदस्य यानी एमपी आपके प्रस्तावक हों। अगर 20 एमपी आपके अनुमोदक हों। वहां हमने राष्ट्रपति में क्या पढ़ा था कि 50 एमपी प्रस्तावक और 50 एमपी अनुमोदक होने चाहिए। लेकिन यहां 20 एमपी सदस्य, एमपी जो है प्रस्तावक हो और 20 अनुमोदक हो। इसके बाद से देखें, यहां देखें कि अब आपको यहां फॉर्म मिलेगा। अब एक चालान कटाना होगा 15,000 रुपये का। यह आरबीआई के पास जमा होगा, आरबीआई के खाते में जमा होगा, जिसे हम क्या कहते हैं, जमानत राशि। तो 15,000 रुपये जमानत राशि के रूप में आपको आरबीआई के पास जमा करना होगा। क्लियर हुआ? राष्ट्रपति में भी हमने देखा था कि जमानत राशि कितनी थी, 15,000, वो भी आरबीआई के पास जमा होती थी। यदि अब देखें कि यह जमानत राशि यदि कुल वैध मतों का जो डाले गए हैं उसमें से 1/6 मत आपको प्राप्त नहीं होते हैं, तो यह जमानत राशि आरबीआई के पास जब्त हो जाएगी, आपको नहीं मिलेगी। तो हमने योग्यता देख लिया कि वह भारत का नागरिक हो, उसकी आयु 35 वर्ष हो गई हो, राज्यसभा के सदस्य बनने की उसके पास योग्यता हो, लाभ के पद पर नहीं हो, 20 सदस्य उसके अनुमोदक और 20 प्रस्तावक हो और 15,000 कैपेसिटी हो उसको आरबीआई के पास जमा कर देने की। तब वह जो है उपराष्ट्रपति के इलेक्शन में भाग ले सकता है, लड़ सकता है और उपराष्ट्रपति बनना है। तो ये हमने योग्यता देखी। अब देखें आगे, आइए देखते हैं कि जो है निर्वाचन में कौन कौन से लोग भाग लेते हैं और निर्वाचन की पद्धति कौन सी होती है। यानी कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन लोग भाग लेंगे और निर्वाचन की जो पद्धति होगी, जो तरीका होगा, जो रीत होगी निर्वाचन की, उस रीत को हम क्या कहते हैं, आइए समझते हैं। निर्वाचन। अब निर्वाचन जो है अनुच्छेद 66 में निर्वाचन का वर्णन है। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे, पिछली क्लास में हमने आपको पढ़ा रखा है राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? राष्ट्रपति महोदय के निर्वाचन का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? आइए अब देखते हैं निर्वाचन। तो निर्वाचन जो है किस अनुच्छेद के तहत है? 54। अब कहता है कि जो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होगा उसमें लोकसभा और प्लस राज्यसभा के सदस्यों द्वारा, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों द्वारा जो है उपराष्ट्रपति महोदय का निर्वाचन होगा। उपराष्ट्रपति महोदय का
निर्वाचन होगा। क्लियर हुआ? राज्यसभा, अब देखें कि हमने वहां क्या देखा था कि जो राष्ट्रपति का निर्वाचन था, थोड़ा सा ध्यान दे लें, एक साथ अगर कंबाइन करके पढ़ेंगे तो याद करने में दोनों चीजें आपको काफी आसानी से और जल्द याद हो जाएगी। तो वहां निर्वाचन में हमने देखा था लोकसभा प्लस राज्यसभा, ये दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य भाग लेते थे, केवल और केवल निर्वाचित सदस्य। लेकिन यहां पर लोकसभा और राज्यसभा दोनों के निर्वाचित प्लस मनोनीत दोनों सदस्य भाग लेंगे। राष्ट्रपति में केवल और केवल इस सदन के निर्वाचित सदस्य भाग लेते थे, मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते थे। लेकिन उपराष्ट्रपति महोदय के चुनाव में जो है राज्यसभा और लोकसभा दोनों के जो है दोनों सदस्य, निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य भाग लेंगे। क्लियर हुआ? लेकिन राष्ट्रपति के महोदय के इलेक्शन में केवल और केवल निर्वाचित भाग लेंगे। क्यों लेंगे? क्योंकि इन सदस्यों का मनोनयन तो स्वयं राष्ट्रपति महोदय करते हैं, इसलिए कि इसमें मनोनीत सदस्यों को वोटिंग राइट नहीं होता है। क्योंकि हो सकता है, पिछली क्लास में बताया था कि जो व्यक्ति मनोनीत करता है उसके प्रति हो सकता है कि मनोनीत हुए व्यक्ति का झुकाव ज्यादा हो, इसलिए इस प्रक्रिया से इसे हटा रखा है। अब देखिए इसमें अन्य सदस्य कौन से लेते हैं। आप जानते हैं कि विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य प्लस दिल्ली, पुडुचेरी, और प्लस J&K जम्मू कश्मीर के ये यूटी हैं, इन यूटी के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। लेकिन इनके चुनाव में केवल और केवल कौन भाग लेता है? तो लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य। आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि लोकसभा और राज्यसभा में कुल सदस्यों की संख्या वर्तमान में कितनी है, दोनों प्लस करके बताएंगे। क्लियर हुआ? अब देखेंगे कि निर्वाचन की पद्धति क्या होती है। तो देखिए निर्वाचन की पद्धति का जिक्र जो है 66(3) में है कि उप राष्ट्रपति महोदय के निर्वाचन की पद्धति क्या होगी। तो पद्धति होगी आनुपातिक प्रतिनिधित्व। आनुपातिक प्रतिनिधित्व के तहत एकल संक्रमणीय गुप्त मत पद्धति, हमने राष्ट्रपति में भी यही पद्धति देखी थी। अनुपातिक प्रतिनिधित्व के एकल संक्रमणीय गुप्त मत पद्धति के तहत राष्ट्रपति महोदय का भी चुनाव हुआ था। अब हमने यहां भी देखा कि जो है उपराष्ट्रपति महोदय के चुनाव की जो पद्धति है इसका वर्णन 66(3) में है। चुनाव का वर्णन, चुनाव में कौन कौन भाग लेगा इसका वर्णन किस में है? 66 में है। और योग्यता का वर्णन 66(1) में है, हमने देखा। और 66(3) में जो है उनकी पद्धति का वर्णन है। तो पद्धति कौन सी है? अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति के तहत उपराष्ट्रपति महोदय का चुनाव होता है। तो हमने देख लिया कि उपराष्ट्रपति के महोदय का चुनाव में कौन कौन लोग भाग लेते हैं, चुनाव की पद्धति क्या होती है। अब चलिए हमने ये समझ लिया, चुनाव समझ लिया। अब यहां हम देखेंगे योग्यता समझा, चुनाव समझा। अब देखें कि शपथ इन्हें कौन दिलाता है। तो आइए हम अब शपथ पढ़ते हैं। चलिए कि उपराष्ट्रपति के का जो शपथ है यह दिलाता कौन है? उपराष्ट्रपति महोदय के शपथ कौन दिलाता है? आइए देखते हैं। शपथ का वर्णन जो है किस अनुच्छेद में है? तो आपको पता ही है, इसके पहले जब क्लास मैंने शुरू किया था तभी आपको इसके शपथ के विषय में पढ़ाया था। तो इसके शपथ का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो 69। किसमें है? 69 में। कहता है 69 कि उपराष्ट्रपति महोदय को शपथ राष्ट्रपति महोदय दिलाते हैं। राष्ट्रपति महोदय उपराष्ट्रपति महोदय को शपथ दिलाते हैं, या राष्ट्रपति द्वारा कोई मनोनीत या राष्ट्रपति का प्रतिनिधि
ही उपराष्ट्रपति महोदय को शपथ दिलाता है। ये किस अनुच्छेद में वर्णित है? 69। क्लियर हुआ? अब देखें कि शपथ जब हो गया तब ये बात होती है कि इनका वेतन क्या होगा। वेतन, तो थोड़ा सा इस पर भी ध्यान दें। इनके वेतन के विषय में क्या कहा जाता है? इनका वेतन जो है यह कितना होता है? तो देखें कि उपराष्ट्रपति महोदय का वेतन उपराष्ट्रपति के रूप में नहीं मिलता है। इनका जो वेतन मिलता है किसके रूप में मिलता है? तो राज्यसभा के सभापति के रूप में इनका वेतन मिलता है। उपराष्ट्रपति महोदय का वेतन उपराष्ट्रपति के पोस्ट के लिए नहीं दिया जाता, पद के लिए नहीं दिया जाता। इनका वेतन राज्यसभा के सभापति के रूप में मिलता है। और कितना मिलता है? तो 2018 के बाद ये कितना हो गया है? 4 लाख। कितना मिलता है ये? 4 लाख। तो क्लियर हुआ? और देखा कार्यकाल यानी पदावधि, इसका वर्णन जो है 61 क में है। 67 क कहता है कि पद ग्रहण यानी शपथ जिस दिन लेते हैं राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति महोदय राष्ट्रपति महोदय के सामने, उस दिन से 5 वर्षों का कार्यकाल होता है। कितने का? 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। अब देखें कि राष्ट्रपति महोदय बीच में भी यानी इस कार्यकाल पूर्ण होने के पहले भी अपना त्यागपत्र दे सकते हैं। क्या कर सकते हैं? त्यागपत्र दे सकते हैं। और यह त्यागपत्र किसे देते हैं? तो उपराष्ट्रपति महोदय राष्ट्रपति महोदय को अपना त्यागपत्र देते हैं। अपने त्यागपत्र पर हस्ताक्षर करके ये राष्ट्रपति महोदय को सुपुर्द कर देंगे। उसके बाद से माना जाएगा कि यह पद खाली हो गया। क्लियर हुआ? हो गया। अब देखें कि यदि किन परिस्थितियों में इसे हटाया जा सकता है। कब हटाने की क्या प्रक्रिया है? यानी 5 वर्ष के पहले किन परिस्थितियों में इन्हें हटाया जा सकता है, ये देखें। हटाने की प्रक्रिया की बात 67 ख में कही गई है। 67 ख कहता है कि हटाने की क्या प्रक्रिया होगी, किन परिस्थितियों में। तो ये देखिए, हमने देखा था कि राष्ट्रपति महोदय को हटाने की प्रक्रिया, अब आप बताएंगे पहले कि राष्ट्रपति महोदय को हटाने की प्रक्रिया का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है। राष्ट्रपति महोदय को हटाने की प्रक्रिया का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है, यह आप बताएंगे। क्लियर हुआ? अब देखें कि इसका जो हटाने की प्रक्रिया उपराष्ट्रपति महोदय का 60 ख कहता है। यह वहां हमने देखा था राष्ट्रपति महोदय को तब हटाया जाता था जब संविधान के जो है अतिक्रमण की बात हो। जब भी ऐसा लगे कि संविधान का अतिक्रमण कर रहे हैं राष्ट्रपति महोदय, तब हटाने की बात की गई थी। लेकिन यहां पर किसी भी तरह की जो अगर उन पर जो है लांछन लग जाए या किसी भी कदाचार में या भ्रष्टाचार में लिप्तता की बात हो जाए, उन परिस्थितियों में इन्हें हटाने की बात की गई है। अब इन्हें हटाने के पहले 14 दिन पहले, हटाने के 14 दिन पहले इन्हें संदेश भेजना होता है, संदेश देना होता है। प्रक्रिया किस सदन में आएगी? राज्यसभा में, राज्यसभा में। लेकिन राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया किसी भी सदन में, लोकसभा या राज्यसभा किसी भी सदन में लाई जा सकती थी। लेकिन उपराष्ट्रपति महोदय को हटाने की प्रक्रिया किस सदन में लाई जाएगी? राज्यसभा में। और राज्यसभा उसे साधारण बहुमत से पास कर दे। राष्ट्रपति में हमने देखा था विशेष बहुमत, यानी
2/3 बहुमत चाहिए था राष्ट्रपति में, लेकिन उपराष्ट्रपति में के लिए साधारण बहुमत से राज्यसभा पास कर दे और लोकसभा भी इस प्रस्ताव से सहमत हो तो उपराष्ट्रपति महोदय को अपने पद से हटना होगा। क्लियर हुआ? 14 दिन पहले संदेश देना होगा। किस सदन में यह लाया जाएगा? तो यह राज्यसभा में लाया जाएगा और राज्यसभा के सदस्यों द्वारा यह साधारण बहुमत से पास हो जाए और लोकसभा की भी सहमति इस हटाने वाले विधेयक पर मिल जाए तो उपराष्ट्रपति महोदय को अपना पद छोड़ना होगा। तो हमने देखा कि हटाने की प्रक्रिया क्या है। अब देखें कि यहां तक हम लोगों ने विस्तार से समझ लिया है। मुझे विश्वास है कि आपको ये सभी बातें समझ में आ गई होगी। अब चलिए आगे समझते हैं। राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। कभी कभी प्रश्न पूछता है कि क्या सभापति, राज्यसभा का सभापति राज्यसभा का सदस्य है? तो क्या कहेंगे? बिल्कुल नहीं। अब देखिए, क्या राज्यसभा के सभापति को मत देने का अधिकार है? मत देने का अधिकार है राज्यसभा में, मत देने का अधिकार? तो मत देने का अधिकार नहीं है, लेकिन निर्णायक मत जो है राज्यसभा का सभापति देता है। याद रखेंगे, निर्णायक मत राज्यसभा का सभापति देता है, लेकिन राज्यसभा के सभापति को मत देने का अधिकार नहीं है, लेकिन निर्णायक मत राज्यसभा का सभापति देता है। अब प्रश्न आपसे यह है कि आप बताएंगे कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे और उनका कार्यकाल क्या था? प्रश्न है कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे और उनका कार्यकाल क्या था, और अभी वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन है और इनका कार्यकाल कब से कब तक है। वर्तमान में उपराष्ट्रपति के कौन है और इनका कार्यकाल कब से कब तक है। दूसरा प्रश्न है आपसे, आप ये बताएंगे कि अभी तक कितने उपराष्ट्रपति हुए, अभी तक कितने उपराष्ट्रपति हुए जो राष्ट्रपति बने हैं, जो भारत के राष्ट्रपति बने हैं। ये बताएंगे कि अभी तक, और उनका नाम भी आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, अभी तक कितने उपराष्ट्रपति हुए जो भारत के राष्ट्रपति बने हैं। ये प्रश्न हुआ। दूसरा प्रश्न आपसे यह है कि भारत का वह कौन सा उपराष्ट्रपति है जो कि पद पर रहते हुए ही जिसकी मृत्यु हो गई थी। भारत के वे कौन से उपराष्ट्रपति हैं जिनकी मृत्यु पद पर रहते हुए ही हो गई थी। यहां ये दोनों प्रश्न पीसीएस एग्जामों में काफी पूछे जाते हैं। यदि इन दोनों प्रश्नों का आप उत्तर नहीं दे सकेंगे तो हम अगली क्लास में अब हम प्रधानमंत्री पढ़ रहे होंगे, वहां मैं आपको इन प्रश्नों का जो है जवाब दे दूंगा। लेकिन आपका यह कर्तव्य है कि आप इन प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करें। तो मुझे विश्वास है कि आज की क्लास में आप लोगों ने भारत के उपराष्ट्रपति को समझ लिया है, और मैंने बताया कि उपराष्ट्रपति का एक तरह से हम समराइज कर देते हैं कि उपराष्ट्रपति का वर्णन संविधान के भाग 5वें है, और उपराष्ट्रपति संविधान में वरीयता क्रम के अनुसार राष्ट्रपति के बाद दूसरा स्थान रखते हैं। उपराष्ट्रपति का पद जो है कहां के संविधान से लिया है? हमने अमेरिका के संविधान से लिया है। क्लियर? यहां तक समझ में? अनुच्छेद 63 कहता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, ये जानते हैं। अब आप जानते हैं थोड़ा सा कि इसकी योग्यता क्या होती है। तो यह भारत का नागरिक हो, इसकी आयु 35 वर्ष हो गई है, यह राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, ठीक है, यह किसी लाभ के पद पर नहीं हो, पागल दिवालिया जैसा प्रश्न तो इसमें है ही नहीं, इसका वर्णन संविधान में नहीं है। अब जो है ये है इसकी योग्यता, इसके 20 जो है प्रस्तावक हों, 20 एमपी और 20 एमपी अनुमोदक में हों, और 5000 जमानत राशि जमा करने की जो है
स्थिति, आर्थिक स्थिति हो इस व्यक्ति की, तब यह भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। और उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन लोग भाग लेते हैं? तो लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित और मनोनीत दोनों तरह के सदस्य भाग लेते हैं। जो निर्वाचन की पद्धति होती है उसे कहते हैं आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय गुप्त मत पद्धति के तहत राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों व्यक्तियों का, दोनों पदों का निर्वाचन भारत में इसी मत पद्धति के तहत होता है। अब जो है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का व्यक्तियों का कार्यकाल जो आपने देखा तो 5 वर्ष होता है। इसके बाद से हमने देखा कि जो है इसे कार्यकाल, इसको शपथ जो है राष्ट्रपति महोदय दिलाते हैं और राष्ट्रपति महोदय को शपथ हमने देखा था कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दिलाते हैं। क्लियर हुआ? अब इसमें हमने देखा कि जो है उपराष्ट्रपति महोदय राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं और उपराष्ट्रपति महोदय को उपराष्ट्रपति के रूप में कोई भी वेतन भत्ता नहीं मिलता है। इन्हें जो वेतन भत्ते दिए जाते हैं वह राज्यसभा के सभापति के रूप में दिए जाते हैं। यह भी हमने देखा कि जब ये राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहे होते हैं तो यह राज्यसभा के सभापति नहीं होते हैं। ये सारी चीजें हमने देखा। इनके हटाने की प्रक्रिया हमने देखी कि राष्ट्रपति में देखा था कि राष्ट्रपति को जब भी हटाते थे हम विशेष बहुमत से हटाते थे। इनके हटाने का प्रस्ताव किसी भी सदन में लाया जा सकता था, लेकिन उपराष्ट्रपति महोदय को हटाने की जो प्रक्रिया है वह राज्यसभा से शुरू होगी और 14 दिन पहले इन्हें जो है संदेश देना होगा और इन्हें हटाने की जो प्रक्रिया होगी वह साधारण बहुमत होगी। राज्यसभा जब इन्हें हटाने के प्रस्ताव को साधारण बहुमत से पास कर देगी और लोकसभा इस पर जब सहमति जता देगी तो उपराष्ट्रपति महोदय को अपने पद से त्याग पत्र देना होगा। उपराष्ट्रपति महोदय अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति महोदय को संबोधित करके देते हैं। तो ये सारी चीजें हमने यहां पर पढ़ी है और मुझे विश्वास है कि आपको यह टॉपिक बेहतर तरीके से राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति समझ में आ गया होगा। 1 से 2 बार इसे कंटिन्यू करेंगे, याद हो जाएगा। और यदि आप बिहार पीसीएस, बिहार दरोगा या यूपी पीसीएस, यूपी समीक्षा अधिकारी आरओ जैसे एग्जामों को दे रहे होंगे तो यह टॉपिक आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होगा। दैट्स ऑल, थैंक यू, धन्यवाद। हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। यदि आपको यह हमारा चैनल पसंद आता हो तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करना न भूलें।